नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वहां पे दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सिंपल सटीक साधारण भाषा में इकोनॉमिक्स के कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं ताकि आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपका इकोनॉमिक्स में कौन सा पार्ट कमजोर है और क्या आपको और पढ़ने की जरूरत है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका करंट भी कवर करा दिया जा रहा है। तो मेरे द्वारा दोस्तों आपको सब कुछ प्रोवाइड करा जा रहा है। अगर जो आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो कम से कम समय में बेहतर ढंग से सब कुछ इकोनॉमिक्स में आपका कवर होने वाला है। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी और वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है। दोस्तों, हमारी जो बैचेज चल रही है उत्तर प्रदेश टीजीटी के पीजीटी के लिए चल रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट का जो मेंस एग्जाम है उसके लिए भी क्लासेस चल रही हैं। मध्य प्रदेश सेट के लिए भी क्लासेस चल रही हैं। झारखंड टीजीटी पीजीटी की क्लास चल रही है। झारखंड पीजीटी में जो लोग भी झारखंड पीजीटी देने जा रहे हैं यथाशीघ्र बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट की भी क्लास चल रही है और उत्तराखंड लेक्चरर की भी क्लास चल रही है। अलग अलग बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं। एडमिशन के लिए आप किसी भी समय इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। देखिए, एडमिशन अगर जो आप लेना चाहते हैं तो इजीली दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस है कि मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस जो है वो 2000 रुपए है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। उसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो एडमिशन लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर पे 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। सेम नंबर नीचे आ रहा है, यही सेम नंबर है। इस नंबर पे भी आप मतलब यही नंबर है, इस पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। अगर जो आप अलग से आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए, अलग से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो कोई भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। और आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत का प्रावधान किया गया। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत का प्रावधान किया गया। क्यों किया गया भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बोल रहे हैं, डी सभी लोग बोल रहे हैं। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत का प्रावधान अर्थात ये किसकी बात कर रहा है? एमएसपी की बात कर रहा है ना। अभी कुछ दिनों पहले आप देख रहे थे, साल भर पहले, कि इसी को लेकर के किसान जो थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि भैया हमको क्या करिए कि आप कम से कम इतना तो मूल्य दीजिए कि हमारी उत्पादन लागत निकल जाए और साथ ही साथ में हमारी जो जीविका है वो चल पाए, हम भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत का प्रावधान किया गया है। किसी दिए गए वर्ष में बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटने से रोकना। ठीक है।
कि एक कीमत आप फिक्स कर दीजिए, हमारी कीमत में कमी नहीं आनी चाहिए। तो कृषकों के हितों की सुरक्षा मतलब श्योरिटी दी जाती है कि आप उत्पादन कर रहे हैं तो आपकी जो फसल है वो बिक जाएगी। और कृषकों को प्रोत्साहित करना, अगर जो कृषकों को अच्छा मूल्य मिलेगा तो कृषक क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो देखिए दोस्तों, न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत कितने फसलों को शामिल किया गया है, 24 ऐसे फसल हैं जिसके अंतर्गत सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत देती है ताकि किसानों को प्रोत्साहन किया जा सके किस लिए, खेती करने के लिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि एमएसपी के अंतर्गत अर्थात न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत 24 फसलों को शामिल किया गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करेंगे कि गिनी गुणांक माप है। गिनी गुणांक बिल्कुल ठीक है, आसान सा प्रश्न है भैया। गिनी गुणांक किसका माप है? चलिए, गिनी गुणांक माप है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गिनी गुणांक का अधिकतम मान कब होता है और न्यूनतम मान कब होता है? अधिकतम और न्यूनतम, ये क्राइटेरिया जरूर बताइएगा। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम की बात करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो गिनी गुणांक का माप जो होता है, गिनी गुणांक या दोस्तों लारेंज वक्र, ठीक है, गिनी गुणांक या लारेंज वक्र जो है ये आय वितरण की असमानता को मापता है। तो देखिए, आय विषमता की असमानता को मापने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक किया जाता है गिनी गुणांक और दूसरा होता है लारेंज वक्र, ठीक है। और अगर जो देखिए g का मान 1 है, अर्थात गिनी गुणांक का मान अगर जो 1 है तो सॉरी g का मान अगर जो 0 है तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि सभी व्यक्ति को समान आय प्राप्त हो रहा है। सभी व्यक्ति को समान आय प्राप्त हो रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा, समान आय प्राप्त हो रहा है। और अगर जो g इज इक्वल टू 1 है तो ये कहा जाएगा कि सभी व्यक्तियों को समान आय प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या है, कुछ लोगों की आय बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों की आय बहुत कम है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसको विकसित करने का श्रेय गिनी गुणांक को किसको जाता है? गिनी साहब को जाता है। और ये गिनी सूचकांक जो इन्होंने दिया था वो 1912 में दिया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, बाजार में मजदूरों के कौशल और अन्य विशेषताओं के बीच असंतुलन से होने वाली दीर्घकालीन क्रॉनिक बेरोजगारी और कर्मचारियों की आवश्यकता को किस रूप में जाना जाता है? सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। ये देखिए 50 से ज्यादा लोग देख रहे हैं और लाइक केवल दोस्तों अभी 12 है। ऐसा क्यों है भाई? सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी बनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, कभी भी क्लास को थोड़ा सा लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होने वाला है। बिल्कुल सही है कि इसे बोलते हैं हम सर संरचनात्मक बेरोजगारी, बिल्कुल ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा अगर जो बेरोजगारी की बात करें तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बाजार में मजदूरों के कौशल और अन्य विशेषताओं के बीच असंतुलन, मतलब एक मजदूर की जो कार्य दक्षता है उसकी कार्य दक्षता के अनुसार अगर जो उसे कार्य नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि क्या है, वो संरचनात्मक बेरोजगारी का शिकार है। जैसे आपके अंदर योग्यता है कि आप टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये भी सही है कि स्कूलों में भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी है स्कूलों में, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप टीचिंग करें, लेकिन आपको टीचिंग नहीं मिल पा रहा है। तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? भ्रष्टाचार के कारण नहीं मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जिसके कारण नहीं मिल पा रहा है। तो आप किस चीज के शिकार हैं? आप संरचनात्मक बेरोजगारी के शिकार हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि व्यक्तिगत आय बराबर होती है, ये प्रश्न लगातार आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है कि व्यक्तिगत आय बराबर होता है। व्यक्तिगत आय किसके बराबर होता है भाई? बिल्कुल ठीक है। और झारखंड पीजीटी के लिए जो लोग भी दोस्तों फॉर्म भरे हैं
आप अगर जो एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो जल्दी एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अब आपके पास 80 दिन का टाइम बचा हुआ है लगभग। इसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो मेरे द्वारा एक एक करके सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, और जो पुरानी क्लासेस हैं वो भी मौजूद होंगी, तो आपका कहीं कुछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं सर, सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। व्यक्तिगत आय जो होता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान माइनस अवितरित लाभ प्लस निगम कर। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। हस्तांतरण भुगतान में क्या आता है, कमेंट करके बता दीजिएगा कि हस्तांतरण भुगतान का आशय क्या होता है। मैंने बहुत बार आपको ये बात बताई है। तो व्यक्तिगत आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान माइनस अवितरित लाभ प्लस निगम कर। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि में निम्न में से किसे नहीं जोड़ा जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो व्यय विधि है, ये व्यय विधि की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर जो दोस्तों बात किया जाए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि के अंतर्गत हम किसको जोड़ते हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं पे किए गए व्यय को जोड़ते हैं, ठीक है। जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उस पे किए गए व्यय को जोड़ते हैं, ना कि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं भाई, सभी लोग ए बोल रहे हैं, ए क्यों बोल रहे हैं भैया। अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। ये वस्तुओं और सेवाओं पे किए गए व्यय को जोड़ा जाता है इसके अंतर्गत, अप्रत्यक्ष कर को नहीं जोड़ा जाता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है ना। हम्म, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की के व्यय विधि के अंतर्गत हम किसको जोड़ते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पे किए गए व्यय को जोड़ते हैं, ना कि अप्रत्यक्ष कर को। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इतने सारे लोग मत गलत किया करिए, है ना, इजी सी बात है, फिर गलत करेंगे तो फिर क्या होगा, अच्छी बात नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जनांकीय शब्द मूलतः किसने प्रयुक्त किया था। बिल्कुल ठीक है, जनांकीय शब्द मूलतः किसने प्रयुक्त किया था। और जो सुबह 10 बजे वाली मेरी क्लास हो रही है उसको जरूर ज्वाइन किया करिए सभी लोग, ठीक है, जरूर ज्वाइन किया करिए। बहुत मजेदार होने वाला है, अभी प्रारंभिक दौर है, धीरे धीरे चीजें बहुत बेहतर होने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपकी क्लास हो रही है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। 1955 की बात करें दोस्तों, तो 1955 में जनांकीय शब्द जो है ये सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, आसिले गुइलार्ड ने। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जनांकीय शब्द मूलतः किसने प्रयुक्त किया था, तो आसिले गुइलार्ड के द्वारा कब प्रयुक्त किया गया था, 1855 में किया गया था। अगला प्रश्न, ठीक है। स्थिर जनसंख्या की निम्न विशेषता होती है, स्थिर जनसंख्या की विशेषता क्या होती है, स्थिर जनसंख्या की विशेषता क्या होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए स्थिर जनसंख्या की विशेषता क्या हो, कौन सी विशेषता होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और कोई, स्थिर जनसंख्या, ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करके बताइएगा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। और स्थिर जनसंख्या की विशेषता क्या होती है, कि स्थिर जनसंख्या की विशेषता ये हो जाएगी
कि स्थिर जन्म दर होगा। ठीक है, जन्म दर क्या होगा? स्थिर होगा। और अपरिवर्तनशील आयु ढांचा भी होगा। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्थिर जनसंख्या का मतलब ये होता है कि अपरिवर्तनशील आयु ढांचा, मतलब जो आपकी आयु ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये इनडायरेक्टली किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? स्थिर जन्म दर के तरफ ही तो इंडिकेट कर रहा है ना। तो इजी सी बात है दोस्तों, इसका जो उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कि उपरोक्त दोनों सही होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्थिर जन्म दर होता है, लेकिन स्थिर जन्म दर होने के साथ साथ अपरिवर्तनशील आयु ढांचा भी होता है, मतलब आयु ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तभी जब स्थिर जन्म दर होगा तभी तो जाके इसके परिणाम स्वरूप अपरिवर्तनशील आयु ढांचा देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला, इस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। अगर जो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको मेरा मनोभाव क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि सर पूछेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो हैरड डोमर मॉडल पे आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। योजना अवकाश कब हुआ था? तो 1966 से 69 तक हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? उच्चतर समावेशी विकास। ठीक है, तो ये आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्यों क्यों मैं ये बार बार बोलता हूँ? क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना से देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब वो चीजें नहीं पूछी जा रही हैं कि ये बताइए कि कितना लक्ष्य रखा गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना प्राप्त हुआ। अब वो ट्रेंड एक तरीके से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है? अब जो मैंने बातें आपको बताई है वही पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया, कब किया गया भाई? बिल्कुल ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया। बिल्कुल ठीक है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का जो आरंभ होता है दोस्तों, वो किस लिए किया जाता है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम को आरंभ किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी हटाना था। ठीक है, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, उन्मूलन था। उसके साथ गरीबी उन्मूलन के साथ साथ किस तरीके से क्या हो, हम आत्मनिर्भर हो। ठीक है, आत्मनिर्भर हो। ठीक है, आत्मनिर्भर हो। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं। अच्छा, पांचवी पंचवर्षीय योजना बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी भैया? 1974 से लेकर के 1979 तक थी। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी, यहीं पे क्या कहा गया? गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरीके से गरीबी हटाया जाए और किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बताया जाए। जब मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़िए ना, तो इंडियन इकोनॉमी को आप क्या करिए, 1970 के पहले बांट लीजिए और 1970 के बाद बांट लीजिए। 1970 से पहले, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 1970 से पहले सरकार की जितनी भी योजनाएं देखेंगे लगभग लगभग जो मुख्य रूप से योजनाएं बनी थी वो कृषि के लिए बनी थी और उद्योग के लिए बनी थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की मनोदशा ये थी कि जब हम कृषि का विकास करेंगे, उद्योगों का विकास करेंगे तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन 1970 के बाद देखने को मिला कि गरीबी की समस्या हम दूर नहीं कर रहे हैं, गरीबी की समस्या और प्रबल पैमाने पे उपज रही है। तो इसलिए 1970 के बाद गरीबी से संबंधित सरकार भी योजनाएं बनाने लगी और उसी क्रम में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना, और गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, हाँ, भारत एक धनी देश है जहां निर्धन निवास करते हैं, ऐसा क्यों है भाई? चलिए भैया, राजेश कुमार जी
बृष्टि जी, रेणुका जी, सरिता जी, सुनीता तिवारी जी, अरुंधति देवी जी, अनीस पांडे जी, विकास कुमार मिश्रा जी, रेणुका जी, सीमा माथुर जी, अफजल हसन जी, ठीक है। अ, अ, लाल बहादुर जी, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जी देखिए, हम एक धनी देश हैं। भारत क्या है? एक बहुत ही धनी देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है? बहुत सारे निर्धन है। क्यों निर्धन है भैया? इसलिए है कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है वो बड़ी मात्रा में है, किंतु उसका समुचित उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, भारत की मिट्टियों के बारे में आप देखेंगे दोस्तों, तो भारत के पास बहुत अच्छी अच्छी मिट्टी है जहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे फसलों का उत्पादन कर पाते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि सरकार उस तरीके से आम जनता को क्या कर रही है? प्रोत्साहित नहीं कर रही है। हमारे पास बहुत सारी खादानें हैं, लेकिन फिर भी उसका हम ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अर्ध विकसित देशों में सामाजिक कारक क्या करते हैं भैया? अर्ध विकसित देश में सामाजिक कारक क्या उत्तर होगा? बढ़िया सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है, और खासकर झारखंड पीजीटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में भी कई बार पूछा गया, मध्य प्रदेश में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? अर्ध विकसित देशों के सामाजिक कारक क्या करते हैं? ये प्रश्न ऐसा है जो फंसाएगा भैया, ये प्रश्न ऐसा है जो आपको फंसाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर जी टी होगा, निम्न वृद्धि की ओर प्रवृत्ति करते हैं। अरे भैया, निम्न वृद्धि की बात कर रहा है, और यहाँ पे देखिए वृद्धि को स्थिर करते हैं। तो बात तो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये ज्यादा सही है कि वृद्धि को ये स्थिर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? सामाजिक कारक क्यों वृद्धि को स्थिर कर देते हैं? क्यों इसलिए कर देते हैं भैया कि आप अपनी आय का एक बड़ा भाग समाज के कारण व्यय कर देते हैं, उपभोग कर लेते हैं, और इस कारण जब आप बड़े पैमाने पे क्या कर देते हैं? व्यय कर देते हैं अपनी आय को, तो ऐसी स्थिति में आपका जो निवेश होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब निवेश कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप वृद्धि नहीं कर पाएंगे। निवेश कम हो जाएगा तो आप उत्पादन कम करेंगे, उत्पादन कम करेंगे तो आय आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो अर्ध विकसित देशों में सामाजिक कारक वृद्धि को क्या कर देते हैं? स्थिर कर देते हैं या स्थिर कर देते हैं। सामाजिक कारक का मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर जो भारत के गांवों को देखते होंगे, तो गांव में क्या होता है कि लड़का है या लड़की है, तो एक पिता क्या करता है? पूरी जिंदगी भर पैसा इसलिए कमाता है कि बच्चों की क्या करनी है? ठीक तरीके से शादी करनी है। एक रात में शादी हो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी भर की कमाई उसी एक रात में लग जाती है। ठीक है, कोई आपके आस पड़ोसी रिश्तेदार की शादी पड़ जाती है, महीने की सैलरी क्या है? घर में टोटल इनकम अगर जो 10,000 रुपए है या 20,000 रुपए है या 50,000 रुपए है, तो आप कहते हैं कि अरे यार उनके घर शादी पड़ी है, एक महीने की पूरी सैलरी से शॉपिंग करेंगे, फिर उनके घर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपकी बचत प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। निवेश फिर कम करेंगे, कम निवेश करेंगे तो कम आपको आय मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जन धन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जन धन योजना भैया किसकी है? जन धन योजना किसने प्रारंभ किया था? नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था। कब किया था? 2014 में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बैंक जमा की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। जन धन योजना के अंतर्गत दोस्तों उन लोगों को बैंकों से जोड़ने का कार्य किया गया जो लोग बैंक की कार्य प्रणाली से क्या है कि अनभिज्ञ थे। उनको ये नहीं पता था कि भैया ऐसे भी कोई चीज होती है कि बैंक में हम पैसा अपना सुरक्षित रख सकते हैं, बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो उनके लिए कितना खाता खोला गया? 7.5 करोड़ खाते खोले गए। ठीक है,
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अनवरत योजना की अवधारणा के प्रणेता हैं। अनवरत योजना, बिल्कुल ठीक है। अनवरत योजना किसकी, ठीक है, थोड़ा आराम से बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, गुरनार मेडल साहब बोल रहे हैं। तो सच्ची सच्ची बताइएगा किसको याद आया कि सर जी अनवरत योजना जो है ये बनाया था गुरनार मेडल साहब ने, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आपको याद आना चाहिए सर जी। इन्होंने लिखा था एशियन ड्रामा, ठीक है, एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद आना चाहिए कि ये योजना जो बनाई गई थी अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ये 1978 में बनाया गया था। 1978 में बनाया गया था जब भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन सरकार बदलने के कारण ठीक 2 वर्ष बाद इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि अनवरत योजना या रोलिंग प्लान की अवधारणा जो दिया वो गुरनार मेडल साहब ने दिया। किस पुस्तक में, अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में। और दोस्तों अनवरत योजना की जो अनवरत योजना का जो प्रस्ताव आया वो 1978 में आया जब जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बदली इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, आईएमएफ के संदर्भ में सही कथन बताना है। आईएमएफ, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कौन सी बातें यहाँ पे ठीक होती हैं। सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को। निवेदन है सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भाई? थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। क्यों बनती नहीं है? क्या जरूर बनती है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? अच्छा, आईएमएफ जो होता है वो अल्पकालीन ऋण देता है या दीर्घकालीन ऋण देता है? कमेंट करके बता दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर सर ठीक है कि यह भुगतान असंतुलन में असाम्य को दूर करने के लिए अपने सदस्य देशों को क्या देता है, ऋण देता है। आईएमएफ की जो स्थापना होती है वो 1945 में होती है और ये कार्य करना शुरू करता है 1947 में, 2 वर्ष बाद। और इसी के साथ किसकी स्थापना और होती है? विश्व बैंक की भी स्थापना होती है। तो इसी कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा संस्था भी बोला जाता है, जुड़वा संस्थाएं भी बोली जाती हैं। और विश्व बैंक जो है दोस्तों इसकी भी स्थापना 1945 में होती है, लेकिन ये 1 साल बाद ही कार्य करना शुरू कर देता है 1946 में। 45 में स्थापना होती है, 46 में कार्य शुरू करता है। आईएमएफ जो है वो अपने सदस्य देशों को उसके भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए ऋण प्रोवाइड करता है। 1970 से पहले आईएमएफ की जो मुद्रा थी वो अमेरिकन डॉलर थी, लेकिन 1970 के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ की जो मुद्रा हुई वो एसडीआर हुआ। और एसडीआर को क्या बोला जाता है? पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। इसे ये क्या कहा जाता है? बहीखाता प्रविष्टि भी बोला जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में ये कोई मुद्रा नहीं होता है, ये एक बहीखाता प्रविष्टि ही होती है। दैट्स इट। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, इसके द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास चल रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से वहां पे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, सब कुछ अगर जो आप कर रहे हैं करंट मेरे द्वारा कवर करा दिया जाए तो कम समय में बेहतर ढंग से आप सब कुछ दोस्तों पढ़ सकते हैं। बस ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, सारी चीजों को फॉलो करते रहिए जैसे जैसे वहां पे मैं बता रहा हूँ, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट
सारे परीक्षा मतलब अलग अलग एग्जाम, अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग सिलेबस चल रहे हैं, आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के द्वारा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो किसके द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है? तो वो डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत किया जाता है। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं भैया? कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, भौगोलिक संकेत आता है, औद्योगिक लाइसेंस आता है, पेटेंट आता है, एग्रीगेटेड सर्किट रूपरेखा आता है, और व्यापार संबंधी गुप्त सूचनाएं आती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रतिकूल भुगतान शेष का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है कि आप जानते होंगे कि सर जी 1995 में, लेकिन फिर मैं बताता हूं कि आप को कंफ्यूजन ना हो। आप 1995, नहीं तो एग्जाम में पता है क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ को आप सोचते हैं कि ये विश्व बैंक वाली बात हो रही है, तो डब्ल्यूटीओ को क्या कर देते हैं, डब्ल्यूटीओ को क्या कर देते हैं, विश्व व्यापार संगठन को विश्व बैंक समझ लेते हैं, और विश्व बैंक को आप क्या समझ लेते हैं, डब्ल्यूटीओ समझ लेते हैं। तो फिर 1945 और 1995 में कंफ्यूजन होने लगता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि व्यापार से संबंधित जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है, ये 1995 में होती है, और विश्व बैंक की जो स्थापना होती है और आईएमएफ की जो स्थापना होती है, ये 1945 में होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो प्रतिकूल व्यापार भुगतान संतुलन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, भुगतान प्रतिकूल मतलब अच्छा नहीं, मतलब देश को क्या होने वाला है, हानि होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकूल भुगतान संतुलन का मतलब क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात से क्या होता है दोस्तों, संबंधित होता है। तो अगर जो वस्तुओं और सेवाओं का आयात हम ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा भुगतान संतुलन क्या होगा, प्रतिकूल होगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है, 100% ठीक है। अगला प्रश्न, कि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अधिमूल्यांकित भारतीय रुपए का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा? अधिमूल्यांकित भारतीय रुपए, थोड़ा आराम से बताइएगा। अच्छा, आप लोग को ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं बहुत तेजी से कुछ प्रश्न बता करके आगे निकल जाता हूँ, ठीक है, या बहुत सेशन स्लो है? मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि थोड़ा सा संतुलन बना करके चला जाए, है ना? क्योंकि नए लोग आए हैं, तो नए लोग भी जो होंगे, तो जो लोग पुराने हैं ठीक है, उनको तो कई बार मैं प्रश्न बताया होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके साथ क्या हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। क्या उत्तर आएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए सभी लोग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं भैया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अधिमूल्यांकित भारतीय रुपए का निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव होगा? तो जो हमारे आयात हो जाएंगे वो सस्ते हो जाएंगे, और जो निर्यात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो अधिमूल्यांकित करने का मतलब क्या होगा, रुपए का अधिमूल्यांकन करने का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आयात सस्ते हो जाए और निर्यात महंगे हो जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, कि अंतरराष्ट्रीय विदेशी विनिमय लेन देन में पेशबंदी का उद्देश्य है। पेशबंदी का मतलब क्या होता है भाई, बता दीजिए। पेशबंदी का उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पेशबंदी, पेशबंदी या इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल करता है, हैजिंग। हैजिंग का ही तो रूपांतरण पेशबंदी है। बताइए, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि हैजिंग का ही हिंदी रूपांतरण पेशबंदी है?
कमेंट करके बताइए यस नो में। ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, बी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना। ठीक है, तो पेशबंदी या हैजिंग से आशय ये है कि अंतरराष्ट्रीय विनिमय लेन देन में के अंतर्गत विदेशी विनिमय से अपने आप को क्या करना, सुरक्षित करना, ताकि भविष्य में हमें कोई बहुत बड़ा घाटा न हो जाए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चलिए, माया जी, आकाश जी, ठीक है, निरुपमा सिंह जी, शांति जी, वृष्टि जी, मनोहर जी, बबीता त्यागी जी, लाल बहादुर जी, ललिता जी, मौसम कुमारी जी, वैभव सिंह जी, अभय कुमार दुबे जी। चलिए बता दीजिए भाई, एक घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या लिया जाता है सर? जैकब वाइनर सभी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक घटकीय व्यापार शर्त का जो प्रतिपादन किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? जैकब वाइनर के द्वारा। इसमें ये क्या बोलते हैं कि एक घटकीय व्यापार शर्तों के अंतर्गत ये किसको किसको शामिल करते हैं? कमेंट करके आप बताइएगा। मैंने आपको बहुत बार बताया, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जैकब वाइनर साहब का जो एक घटकीय व्यापार शर्त है उसको वो किस फार्मूले में रखते हैं और उसमें क्या क्या वो बताते हैं, एक लाइन में आप लिख के बता सकते हैं। जरूर बताइएगा, मैंने बहुत बार बताया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि लियोनतीफ के अध्ययन के अनुसार कौन सी बातें ठीक है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं बता रहे, फार्मूला किसी ने नहीं बताया क्या? पी एक्स अपान पी एम इंटू एफ एक्स। ठीक है, जिसमें क्या है दोस्तों कि पी एक्स क्या है? ये है व्यापार व्यापार, ये क्या है कि ये है आयात और ये है निर्यात। ठीक है, तो जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गहन वस्तुओं का निर्यात करता था। तो लियोनतीफ विरोधाभास के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गहन वस्तुओं का निर्यात करता था। इसके बारे में आपको क्या होगा की जानकारी होगी ही होगी। इन्होंने किस किस सिद्धांत का खंडन किया था? हैक्सर ओहलिन सिद्धांत का खंडन किया था। और हैक्सर ओहलिन सिद्धांत के अंतर्गत जो बातें कही गई थी वो ठीक और ठीक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पे लागू नहीं होता था। इसी के कारण लियोनतीफ साहब ने उन लोगों की क्या कर दी, हैक्सर ओहलिन की आलोचना कर दी और कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करता था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने व्यापार को समृद्धि का उपकरण या हैंड मेडन कहा? ठीक है, किसने ये कहा कि अगर जो कोई देश समृद्धि करेगा तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है व्यापार। व्यापार ही समृद्धि का उपकरण है। अगर जो कोई राष्ट्र समृद्धि करेगा तो समृद्धि करने के लिए व्यापार ही एकमात्र उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार देश क्या कर सकता है, समृद्धि कर सकता है। कमेंट करके बता दीजिएगा सर, इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, इरविन बी क्रेबिस को बोलेंगे। अच्छा भैया, बहुत सभी लोग ठीक बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये बात भी बता दीजिएगा कि किसने कहा था कि अब व्यापार समृद्धि का उपकरण नहीं रहा? ठीक है, किसने ये बात कही थी कि अब व्यापार जो है वो समृद्धि का उपकरण नहीं रहा? ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा, मतलब इनका खंडन किसने किया। तो निम्नलिखित में से किसने व्यापार को समृद्धि का उपकरण माना? मतलब जो क्रेबिस साहब थे उन्होंने ये कहा कि अगर जो कोई राष्ट्र समृद्धि करना चाहता है तो उस राष्ट्र के लिए व्यापार महत्वपूर्ण हो उठता है। व्यापार वो अच्छे से करेगा तभी वो समृद्धि प्राप्त कर पाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं भाई? वाइनर साहब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है।
तो क्रेबिस साहब ने कहा कि व्यापार समृद्धि का उपकरण है, लेकिन वाइनर साहब ने कहा कि अब व्यापार जो है वो समृद्धि का उपकरण नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है कि विदेशी व्यापार में सरकार की अहस्तक्षेप नीति कहलाती है। सरकार के अहस्तक्षेप नीति की बात किसने सबसे पहले कही थी भैया? वो हमारे एडम स्मिथ साहब ने कहा था। और एडम स्मिथ की बात को ही रिकार्डो साहब ने भी माना, जेएस मिल साहब ने भी माना। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, स्वतंत्र व्यापार, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो विदेशी व्यापार में सरकार के अहस्तक्षेप नीति जो कहलाती है वो कहलाती है स्वतंत्र व्यापार। मतलब सरकार का कोई रोल नहीं होगा, सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी कि हम इन वस्तुओं का आयात नहीं करेंगे या इतना ही करेंगे। आप आइए हमारे देश में आयात करिए, हम आपके देश में जाकर के निर्यात करेंगे। कोई कोटा नहीं लगाया जाएगा, कोई प्रशुल्क नहीं लगाया जाएगा, कोई अभ्यंश निर्धारित नहीं किया जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसी के कारण, हस्तक्षेप नीति के कारण ही अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ को एक अलग ही स्थान मिलता है। क्योंकि जब एडम स्मिथ आते हैं ना, तो अर्थशास्त्र की दशा और दिशा दोनों को बदल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स का पिता भी कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, इन्हीं को कहा जाता है, बताइए कमेंट करके। अब बहुत सारे लोग इस बात में भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्हीं को बोलते हैं, किसको बोलते हैं बताइए। चलिए, तो क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, और कोई ए के अलावा? कैन गंगा, बिल्कुल, थोड़ा आराम से करिए, गलती हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। कैन गंगा जो है ये यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है। और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है वो कब होती है सर? ये होती है 1964 के अंतर्गत। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मास्टर शेयर आता है, मास्टर गेन आता है, ग्रैंड मास्टर आता है। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियों की समस्या को सुलझाने के प्रयास के लिए निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? बढ़िया सा प्रश्न है। लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सब लोग ठीक है। अगर जो आप डी बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर कि नरसिम्हन समिति। ठीक है, तो भारत में वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियों की समस्या को सुलझाने के प्रयास के लिए निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा है? तो नरसिम्हन समिति जो है वो वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है। शिवरामन समिति किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइएगा। मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा। शिवरामन समिति किससे संबंधित है? चक्रवर्ती समिति संबंधित है। मैंने तो बहुत बार आपको ये बातें बताई है, एक बार नहीं बहुत बार बताई है, तो आप भी जरूर बता दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा आराम से करिएगा और आराम से करिएगा। ठीक है, चलिए, इन निम्नलिखित कथनों पर आपको ध्यान देना है और ध्यान देकर के ये बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो होता है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या ये बात ठीक है? हाँ, नाबार्ड बोल रहे हैं तो अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए बताइए भैया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या ये बात सही है कि आरबीआई ठीक है का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था और भारत सरकार के ऋण उगाही कार्यक्रम का वित्त मंत्रालय प्रबंध करता है? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया कि डी बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं कि जितने लोग भी
डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए आरबीआई जो है इसकी जो स्थापना होती है ये 1935 में होती है और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है ये 1949 को होता है। तो अगर जो 1949 दिया रहता तो ठीक होता। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो होता है वो 1949 के 1949 में हुआ था। और भारत सरकार के ऋण उगाही कार्यक्रम का वित्त मंत्रालय प्रबंध करता है। नहीं भैया, वित्त मंत्रालय जो होता है ये ऋण उगाही का प्रबंध नहीं करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ना तो ए और ना ही बी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाई गई। एक बार नहीं दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सा आराम से बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है कि भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाई गई थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आराम से, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सी सभी लोग बोल रहे हैं 1956, और कोई? ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? एक बार थोड़ा और आराम से करिए। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है कि भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, सी ही बोल रहे हैं ना सभी लोग, ठीक है। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली जो अपनाई गई थी वो एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत अपनाई गई थी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा 1956। अगला प्रश्न, भारत सरकार की समयबद्ध प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है। ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। और दोस्तों जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मैं कंप्लीट आपको आपके बैच में नोट्स भी दे रहा हूँ, नोट्स को भी आप पढ़ते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट एक दीजिए, फिर देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना और मेहनत करने की जरूरत है। जब टेस्ट देंगे तो देखिए कि गलती कहाँ पे प्रश्न हो रहा है, उस सेक्शन को पहचानिए, उसको पढ़िए, उसको स्ट्रॉन्ग करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर को देखते रहिए कि किस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति रही है पिछले एग्जामों में, और करंट भी मैं कवर करा रहा हूँ। दोस्तों मैं अपने तरफ से एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट का मेंस एग्जाम जो है, मध्य प्रदेश सेट, साथ ही साथ में एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर, सबका बैच चल रहा है। अलग अलग बैचेस में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से 2000 रुपए आपको पेमेंट करने होंगे और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एप्लीकेशन पे ही टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि भारत सरकार की समयबद्ध प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा जो धारक है वो कौन कौन है। बिल्कुल, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। डी ही होगा ना, वाणिज्यिक बैंक होगा ना, तो डी ही सभी लोग बोल रहे हैं ना। डी ही सभी लोग बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि वाणिज्यिक बैंक भारत सरकार की समयबद्ध प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा क्या है, धारक है। क्यों सबसे बड़ा धारक है? क्योंकि भैया ये साख का जो सृजन होता है, साख का सृजन करने का कार्य यही करता है, ठीक है। तो इस वजह से प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक भी जो होगा वो यही होगा, ठीक है। ये क्या करता है? ये तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है ना, लेकिन धारक जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तरलता की कमी या वृद्धि लानी होती है तो आरबीआई क्या करता है? प्रतिभूतियों को बेचता है ना, तो ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। बहुत सारे लोग गलत किए थे। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत
कि बैंकों को उनके जोखिमपूर्ण संपत्तियों और पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात आरक्षित करना है, जिसे क्या बोलते हैं? बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर, ये क्या कर रहा है कि भारत के बैंकों और उनके जोखिमपूर्ण संपत्तियों और पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात आरक्षित करना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। हाँ, प्रियांशु यादव जी, यूपी टीजीटी पीजीटी की ही क्लास में बोल रहा हूँ। यूपी टीजीटी पीजीटी की भी क्लास उपलब्ध है। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है भाई, हम लोगों ने एक बार नहीं बहुत बार देखा है कि पूंजी से जोखिम भा, भारी पर्याप्तता अनुपात अर्थात CRAR, मैंने दोस्तों बहुत बार आपको CRAR बताया है, बैंक दर बताया है, रेपो रेट बताया है, रिवर्स रेपो रेट बताया, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो पुरानी क्लासेस है उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर के देखते रहिए। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि गतिहीन अर्थव्यवस्था में सरकार को क्या करना चाहिए। अब गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब से क्या मतलब है कि गतिहीन अर्थव्यवस्था जिसमें गति नहीं है, जिसमें गति नहीं है इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है। और मंदी की स्थिति क्यों है? क्यों मंदी की स्थिति है? क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं की मांग जो है वो कम हो गई है। अब जब मांग कम हो गई है तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन का स्तर भी कम हो जाएगा। मांग कम हो गया है तो उत्पादन का स्तर भी कम हो जाएगा, अर्थात उत्पादन अगर जो कम होगा इसका मतलब ये होता है कि पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति को बढ़ाया जा सके। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? गतिहीन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई गति ही ना हो। गतिहीन अर्थव्यवस्था मतलब क्या कि कोई गति ही ना हो, अर्थव्यवस्था में गति ना हो, इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है। मंदी की स्थिति क्यों आती है? क्योंकि उत्पादन का स्तर बहुत कम हो जाता है, लोग बेरोजगार होने लगते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वस्तुओं की मांग में कमी आने लगती है। जब मांग में कमी आती है तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो पूर्ति कम होगा, पूर्ति जब कम होने लगेगा तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गतिहीनता को समाप्त करने के लिए सरकार को क्या करने चाहिए? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग सभी लोग बोल रहे हैं कि सर जी देखिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अर्थव्यवस्था में अधिक व्यय करना चाहिए। जब सरकार अर्थव्यवस्था में अधिक व्यय करेगा तो लोगों की निवेश क्षमता बढ़ेगी, अच्छा स्वास्थ्य देगा सरकार, अच्छी सड़कें देगा, तो आप आसानी से अपने गांव में खेती करके अपने फसलों को आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट में बेच सकते हैं। सरकार कम लगाए, कम कर लगाए। क्यों कम कर लगाए? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पैसा कम है तो सरकार टैक्स लगाएगी ज्यादा, तो आपके आपके पास जो थोड़ी बहुत बची हुई निवेश क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी। अथवा सरकार क्या करे? विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करे। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अनुसरण करने में क्या कर सकता है गवर्नमेंट दोस्तों? वो बहुत सारे काम कर सकता है। उसमें से एक ये भी है कि वो आरबीआई के पास भी जा सकता है और कहता है कि भैया थोड़ा सा क्या करिए कि मुझे मुद्रा दे दीजिए छाप करके, एक निश्चित मात्रा में, ज्यादा नहीं, अनियंत्रित मात्रा में नहीं। लेकिन ये जो होता है ये केवल अल्पकाल के लिए ही क्या होता है? कारगर होता है, दीर्घकाल में ये कारगर नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में समहाउ आप यही कह सकते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो सरकार बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था में निवेश करता है, जिससे कि लोगों की निवेश क्षमता को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर होगा भाई कि समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप जो होता है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिक होता है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी थियरी होती है, कहानी होती है। ठीक है। तो समग्र मूल्य स्तर का सर्वाधिक व्यापक माप जो होता है
वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिक होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। और अगर जो एक लाइन में मैं बताऊं तो जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उनको याद आ जाएगा कि ये अपस्फीतिक क्यों होता है। इसलिए होता है कि इसमें क्या होता है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तन को लिया जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हाँ, जीएनपी डिफ्लेक्टर बिल्कुल ठीक है। कभी कभी जीएनपी डिफ्लेक्टर के नाम से भी दे देता है। जीएनपी डिफ्लेक्टर या डिफ्लेक्टर का मतलब औस्फीतिक। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक थे। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, ठीक है। नगद शेष समीकरण ये किसकी बात कर रहा है? नगद शेष समीकरण की बात कर रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो जब आप कैम्ब्रिज समीकरण पढ़ते हैं तो कैम्ब्रिज समीकरण के प्रमुख जो प्रतिपादक हैं ये है मार्शल साहब। और ये क्या कहते हैं कि जो मुद्रा होता है ना, वो जो मुद्रा होता है ना वो विनिमय का माध्यम नहीं है। मुद्रा जो है वो संचय का माध्यम है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा अगर जो आपने नगद से समीकरण पढ़ा होगा, एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्लास को आप क्या करिएगा कि रिवाइज करते रहिएगा एक क्रम से सारी क्लासेस वहां पे। तो कैम्ब्रिज समीकरण, कैम्ब्रिज अथवा नगद शीर्ष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक जो है वो मार्शल साहब हैं। पीगू साहब और रॉबर्टसन साहब भी इससे संबंधित हैं। ठीक है, तो कभी पीगू आ जाए या कभी रॉबर्टसन आ जाए और मार्शल ना आए तो पीगू और रॉबर्टसन की तरफ आप जा सकते हैं। तो देखिए, कैम्ब्रिज अथवा नगद शीर्ष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक जो है वो मार्शल है, पीगू भी है। ठीक है, उनको भी याद रखिएगा, अगर जो मार्शल नहीं देते ऑप्शन में कर लीजिएगा। तो ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो मुद्रा होता है ना वो विनिमय का माध्यम नहीं है। मुद्रा को क्या करना चाहिए? मुद्रा को संचय करना चाहिए ताकि भविष्य में आपकी निवेश क्षमता क्या हो सके? बढ़ सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में किस पर अधिक बल दिया? अब तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है भैया, इजी सी बात है कि फ्रीडमैन साहब के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को मुद्रा का मांग का भी सिद्धांत कहा जाता है ना? फ्रीडमैन साहब को ये मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा के मांग का भी सिद्धांत कहा जाता है। ये आसान सी बात है। और जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में किस पे बल ज्यादा दिया था? तो मुद्रा की मांग पे। तो इन्हें मुद्रा का मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इजी सी बात है। अब ये प्रश्न देखिए दोस्तों, आसान बहुत है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जरूर गलत करके आएंगे, क्योंकि बहुत धुरंधर धुरंधर टाइप के लोग इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। ठीक है, और मैं बार बार बताता हूं दोस्तों कि अगर जो जिंदगी में सफल होना है, सफलता प्राप्त करना है, तो तीन चीज बहुत जरूरी है। एक, आपके पास ज्ञान होना चाहिए और वो ज्ञान सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। दूसरा, धैर्यता के साथ प्रश्न को पढ़िए। और तीसरा, कंसंट्रेट होके पढ़िए। ये जब तक तीनों चीजों का समन्वय आप नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जाम देके आते हैं और जब हमारी बात होती है तो सभी लोग के मुंह पे एक ही बात होती है कि सर प्रश्न तो हमें सब आ रहे थे, लेकिन अपनी अपनी गलती की वजह से हमने 15-20 क्वेश्चन गलत कर दिए। हमने ठीक से पढ़ा नहीं इसलिए 10-15 क्वेश्चन गलत कर दिए। और सर जब घर आके पेपर देख रहे थे तो वहां पे तो सब सही हमको हो रहा था, लेकिन हम कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ पाए। तो इस बात को समझिए, कोई टीचर बताता नहीं है ये बात। ठीक है, ये कोई बताता नहीं है कि यार
क्या रियली में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सभी लोग यही कहते हैं कि यार ये कर लो वो कर लो, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि कंसंट्रेट होना है, धैर्य नहीं खोना है। धैर्य खोने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप धैर्य खोएंगे वहां पे, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालना है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग भी वित्त सचिव की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं, वो वित्त सचिव को। एग्जाम में आप बैठेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया है वित्त मंत्री, तो मैक्सिमम लोग वित्त मंत्री लगा के चले जाते हैं, नहीं, वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पे होते हैं, और बाकी जितने भी नोट होते हैं उस पे हस्ताक्षर किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का होता है। तो 1 रुपए का नोट सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, निकट मुद्रा की सही परिभाषा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। वही चीजें हैं ना कि जो हम सुनना चाहते हैं वो हमें कोई बता देगा ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और जो हम नहीं सुनना चाहते हैं वो कोई हमें बार बार भी बताएगा ना तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, आप क्या सुनना चाहेंगे, आप ये सुनना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं ये बात बोल दूंगा तो आप बहुत प्रफुल्लित हो जाएंगे, कहेंगे कि हम ही क्या हैं, हम ही मतलब हमारे पास ही पूरा इकोनॉमिक्स का पावर है। और अगर जो हम ये कह दें कि आप अच्छे स्टूडेंट तो हैं लेकिन थोड़ा सा धैर्य और कंसंट्रेट करिए अपने ऊपर, तो आप केवल ये समझेंगे कि सर बोल रहे हैं कि अच्छे स्टूडेंट है, लेकिन आप उस बात को इतना नहीं समझेंगे कि कंसंट्रेट और धैर्य बनाने के लिए भी सर बोल रहे हैं, है ना। तो हम चीजें वही सुनते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है, उन चीजों को नकार देते हैं जो चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं इतना कह रहा हूं ना, फिर भी बहुत सारे लोग पेपर दे के आएंगे, कहेंगे सर पेपर बहुत आसान था लेकिन ठीक तरीके से क्वेश्चन पढ़े नहीं इसलिए बहुत सारी गलतियां हो गई। इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जितने लोग भी निकट मुद्रा की सही परिभाषा है, निकट मुद्रा क्या होती है सर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल ठीक होने वाला है कि निकट मुद्रा की सही परिभाषा यह है कि परिसंपत्ति जो मूल्य संचय का कार्य पूरा करती है तथा जिसे अल्प सूचना पर विनिमय के साधन में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो निकट मुद्रा की सही परिभाषा यह है कि परिसंपत्ति जो क्या करता है, मूल्य के संचय का कार्य पूरा करता है तथा जिसे अल्प सूचना पर विनिमय साधन के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब बहुत आसान सी बात है, निकट मुद्रा का मतलब यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि ऐसी परिसंपत्ति जो मूल्य का संचय कर रही है, ठीक है, या जिसे अल्प सूचना मिलने पे आप क्या कर रहे हैं कि विनिमय के रूप में रूपांतरित कर दे रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सर पेशेंस कैसे लाएं, बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में पेशेंस लाने के लिए बहुत जरूरी है ना कि आप अपनी मेंटेलिटी कुछ इस तरीके से बनाइए कि एक तरफ जिंदगी में बहुत कुछ पाने का प्रयास करिए और दूसरी तरफ जिंदगी में कुछ खो जाए, बहुत सारी चीजें खो जाए तो भी आपके ऊपर कोई असर ना पड़े। क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। प्रोसेस क्या है, आपको लगातार पढ़ना है, लेकिन लोगों को नहीं लगता है कि नहीं भैया नौकरी लेना है, नौकरी लेना है, पढ़ेंगे नहीं नौकरी लेंगे। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे तब तो नौकरी मिलेगी। तो पेशेंसफुली आप रह सके इसके लिए आपको ये सोचना चाहिए कि भाई करना तो मुझे ये सब कुछ है, बेहतर करना है जिंदगी में, बहुत अच्छा करना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर जो कुछ मेरी चीजें खो भी जा रही हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे फेसबुक पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज, टेलीग्राम पे मैसेज, ठीक है, ये सारी चीजें, टेलीविजन हम नहीं देखेंगे, ये सारी चीजें अगर जो खत्म भी हो जाए हमारे लाइफ में ना रहे तो भी हमको कोई मतलब नहीं है। बस हमको क्या करना है, अपना काम करना है। इसलिए बात है कि आप क्या हो जाएंगे, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर होगा भाई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया,
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि केसी नियोगी सभी लोग बोल रहे हैं ना, सभी लोग केसी नियोगी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी केसी नियोगी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और भारत में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1951 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो वो किया गया था केसी नियोगी की अध्यक्षता में। कब किया गया था? 1951 में। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत में सेवा कर सर्वप्रथम लागू कब किया गया? सेवा कर सर्वप्रथम कब लागू किया गया और किस राज्य में सेवा कर सर्वप्रथम लागू किया गया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। इकोनॉमिक्स में ये प्रश्न लगातार बार बार अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। सेवा कर सर्वप्रथम जो लागू होता है सर, वो लागू होता है किस समिति की संस्तुति के आधार पे? चेलाया समिति। ठीक है, किस समिति के आधार पे? चेलाया समिति के आधार पे। कब? 1994 1995 में, 1994 1995 में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में सेवा कर सर्वप्रथम जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1994-95 में। और ये भारत सरकार की जो केंद्रीय बजट थी उसी में इसका प्रावधान किया गया था चेलाया समिति की संस्तुति के आधार पे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा कि उत्तराधिकारी से प्राप्त धन पर कर उदाहरण है। उत्तराधिकारी का मतलब क्या हुआ कि एक कोई लड़का है, उसके पिता का नाम क्या है? उसके पिता का नाम है रोहन। ठीक है, रोहन। ठीक है, रोहन। रोहन का लड़का हुआ मोहन। ठीक है, तो रोहन जब बुढ़ा हो गया तो ये सोचा कि भैया अब हम अपनी सारी संपत्ति जो है ना वो अपने बेटे को दे दूं, क्योंकि अब मेरा कोई ठिकाना नहीं कि भैया कब भगवान बुला ले। तो ऐसी स्थिति में रोहन जो होगा या तो मृत्यु के पहले या मृत्यु के बाद अपनी सारी संपत्ति जो हो जाएगा वो किसके ऊपर दे देगा? किसको दे देगा? मोहन को दे देगा। तो मोहन क्या हो जा रहा है यहाँ पे? उत्तराधिकारी हो जा रहा है। तो उत्तराधिकारी से प्राप्त धन पर जो कर लगाया जाता है, मतलब जब इसके मोहन के पास धन आएगा तो सरकार इस पे टैक्स लगाएगी। वो किसके अंतर्गत आएगा? तो क्या आएगा? संपत्ति कर के अंतर्गत। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो रोहन है अर्थात मोहन का जो पिता है वो क्या करेगा? संपत्ति ही तो देगा ना इसको। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सापेक्ष सापेक्ष कराधान क्षमता एक वास्तविकता है जबकि पूर्ण कराधान क्षमता एक कल्पना है। ये किस अर्थशास्त्री का कथन है? बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे पढ़ते रहे, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स को पढ़ते रहे, टेस्ट सीरीज समय समय पे देते रहे, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर वहां पे दिया जा रहा है, मतलब ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। वहां पे आपको करंट भी दिया जा रहा है। तो अगर जो आप ठीक तरीके से जिस सिस्टमेटिक वे से मेरे द्वारा वहां पे दिया जा रहा है आप ईमानदारी से करते रहे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहे, तो कम समय में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अपने आप को आप बहुत बेहतर पाने वाले हैं और आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों एडमिशन ओपन है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट और अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस, अलग अलग बैचेज चल रहे हैं। आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं, डाल्टन साहब को बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो सापेक्ष कराधान क्षमता एक वास्तविकता है जबकि पूर्ण कराधान क्षमता क्या है? एक कल्पना है। तो पूर्ण कराधान क्षमता को कल्पना किसने बताया है?
वो बताया था हमारे डाल्टन साहब ने। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सापेक्ष कराधान का मतलब क्या होता है? सापेक्ष कराधान का मतलब क्या होता है कि एक समूह की तुलना हम क्या करते हैं, दूसरे समूह के कर भार से करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, घाटे की वित्त व्यवस्था की महत्वपूर्ण सीमा है। चलिए, घाटे की वित्त व्यवस्था की महत्वपूर्ण सीमा क्या है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं क्या सर? डी बोल रहे हैं सभी लोग? कोई ऐसा है जो डी के अलावा बताएगा मुझे? कुछ लोग सी बोलेंगे, और कोई सर? तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सर, सबका उत्तर ठीक है कि घाटे की वित्त व्यवस्था की महत्वपूर्ण सीमा जो होती है वो मुद्रा आय अनुपात होता है, साख द्रव्य अनुपात होता है और घाटा आय अनुपात होता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं, ये सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था की महत्वपूर्ण सीमा मुद्रा आय अनुपात, साख द्रव्य अनुपात और घाटा आय अनुपात होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, ये सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, कि लैंगिक बजट प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में आरंभ की गई? देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी होती है, उसको 2-4 लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। चलिए, क्या उत्तर हो जाएगा कि लैंगिक बजट प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में आरंभ किया गया था? लैंगिक बजट प्रणाली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो लैंगिक बजट जो है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? इसे हम क्या बोलते हैं? लैंगिक बजट से आशय क्या है? जेंडर बजटिंग, ठीक है, जेंडर बजट या बजटिंग, ठीक है। तो इसकी जो सर्वप्रथम शुरुआत होती है सर, वो होती है ऑस्ट्रेलिया में। और ये होता क्या है सर? ये होता क्या है? तो ये होता है क्या? ये होता है कि इसके अंतर्गत जब सरकार बजट सरकार जब बनाएगी, तो उसमें जो व्यय, जब जब सार्वजनिक व्यय होगा, तो सार्वजनिक व्यय करते वक्त सरकार इस बात पे ध्यान देगी कि व्यय का एक हिस्सा स्त्रियों के लिए करना है, मतलब सार्वजनिक व्यय स्त्रियों पर विशेष करके करना है और बच्चों पर विशेष करके करना है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो जेंडर बजटिंग की शुरुआत जो है वो सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में होती है। और जेंडर बजटिंग का आशय क्या है कि जब सरकार बजट का निर्माण करती है, तो उस बजट में स्त्रियों और बच्चों के लिए अलग अलग व्यय का आवंटन किया जाता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि जेंडर बस्टिंग से तात्पर्य है, अब वही प्रश्न आ गया, जेंडर बस्टिंग। अच्छा, जेंडर बस्टिंग का सन नहीं बताया ना आपको मैंने, ठीक है, 1982, ठीक है। तो जेंडर बस्टिंग की जो शुरुआत होती है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है। कब होती है? 1982। और ऑस्ट्रेलिया अच्छे स्टूडेंट हैं, तो 1982 आ गया तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, सर जी ये तो नाबार्ड भी है। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं ऐसे भी। क्या उत्तर आ रहा है भैया? तो जेंडर बस्टिंग की शुरुआत तभी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे देश में नाबार्ड की शुरुआत हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया में जेंडर बस्टिंग और भारत में नाबार्ड की शुरुआत हुई थी। तो दो प्रश्न को आप याद रख सकते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर महिला सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में, बिल्कुल ठीक है भैया, कि महिला सशक्तिकरण, जब महिलाओं के लिए अलग से हम बजट का निर्धारण करेंगे, तो इससे महिलाओं को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत प्राप्ति कहा जाएगा? पूंजीगत प्राप्ति। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लिया करिए। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल। तो आप बी बोलेंगे, सार्वजनिक उपक्रमों का अगर जो सरकार क्या करेगा, विक्रय करेगा। ठीक है, जैसे सरकार क्या कर दिया, क्या कर दिया सरकार ने, क्या कर दिया, किसको किसको बेचा अभी वर्तमान मतलब कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले एयर इंडिया को बेच दिया। तो उससे सरकार को क्या हुआ, पैसे की प्राप्ति हुई ना, भारी मात्रा में प्राप्ति हुई। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सार्वजनिक उपक्रमों के विक्रय के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पे सरकार, जिन वस्तुओं पे सरकार का आधिपत्य होता है, सरकार का आधिक्य होता है, वो सरकार निजी पूंजीपतियों के हाथ, वो वस्तु सरकार क्या कर देता है, निजी पूंजीपतियों के हाथों में डाल देता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, किसी सार्वजनिक वस्तु के दक्ष मात्रा के निर्माण में चुनाव असफल होता है क्योंकि, क्या, इजी सी बात है। क्या उत्तर होगा भाई? अरुण कुमार जी, अनीश जी, शांति जी, दीपक यादव जी, अफसाना सिद्दीकी जी, अमरेश यादव जी, सदानंद मिश्रा जी, वैभव सिंह जी, देवेंद्र जी, लाल बहादुर जी, रुखसार खातून जी, तस्नीम खान जी, सुमन शर्मा जी, रीता कश्यप जी, सीमा माथुर जी, सचिन वर्मा जी, कविता जी, अफसाना जी, विकास कुमार मिश्रा जी, सुनीता तिवारी जी। ठीक है सभी लोग। क्या होगा भाई इस प्रश्न का उत्तर? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि किसी सार्वजनिक वस्तु के दक्ष मात्रा के निर्माण में चुनाव असफल होता है, इसलिए होता है कि मतदान सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ की सही महत्ता को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। जैसे सार्वजनिक वस्तु का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिसपे समाज के सभी वर्ग का अधिकार हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जैसे सामाजिक वस्तु क्या हो गया, सामाजिक वस्तु जो आपके मोहल्ले में सरकार क्या करता है, स्ट्रीट लैंप लगवाता है। ठीक है, स्ट्रीट लैंप लगवाता है सरकार आपके मोहल्ले में, वो जिम वाली जो मशीन आता है वो लगाता है कि सभी लोग क्या करेंगे कि जिम का जो मशीन होता है उसका इस्तेमाल करके व्यायाम करेंगे। व्यायामशाला सरकार बनवा रहा है, तो व्यायामशाला सरकार बनवा रहा है। तो भैया देखिए, जो ठीक है, मशीन, ठीक है, तो अगर जो हम बात करें कि लैंप और मशीन से क्या समाज के सभी व्यक्ति को समान रूप से लाभ पहुंच पाएगा? तो सरकार अगर जो ओपन जिम बना रहा है आपके मोहल्ले में, सरकार आपको उपकरण दे रहा है कि आप व्यायाम कर सकें, तो ये उन लोगों के लिए तो लाभकारी होगा जो ऐसा काम करते हैं कि घरों में बैठ करके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करते हैं। ठीक है, जो इंजीनियर है चाहे जो स्टूडेंट है, उससे तो उससे इससे तो उसको लाभ मिलेगा, स्टूडेंट को, इंजीनियर को, या कोई भी ऐसा है जो घर बैठा काम कर रहा है। लेकिन जो उस मोहल्ले का श्रमिक है, ठीक है, जो उस मोहल्ले का श्रमिक है, जो सुबह 8 बजे ही झोला उठाता है और शहर में इसलिए चला जाता है ताकि हमको क्या करना है, भवन निर्माण का कार्य करना है, तो इस श्रमिक को इस सार्वजनिक वस्तु से कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। डॉक्टर को, इंजीनियर को, स्टूडेंट को, टीचर को, सबको लाभ होगा, लेकिन ये जो श्रमिक है ना, इसको लाभ नहीं होगा, क्योंकि भैया ये सुबह 8 बजे निकल जाएगा और वो वहां भी जाके इसको क्या करना है कि ईंट ही उठाने हैं। तो जब भैया भारी सामान उठाना ही है, मजदूरी करना ही है, तो यहाँ पे जाके मशीनों पे वो क्यों टाइम स्पेंड करेगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि किसी सार्वजनिक वस्तु के दक्ष मात्रा में निर्माण के चुनाव
असफल हो जाने का कारण यह है कि मतदान सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ की महत्ता को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। मतलब जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं वो कुछ लोगों को लाभ पहुंचाती है, कुछ लोग को लाभ नहीं पहुंचाती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 100 लोग क्लास को देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से पढ़ते रहे तो कुछ ही दिनों में दोस्तों इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगने लगेगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? जे एम बुकानन की बात करें तो ये लोक विकल्प के सिद्धांत से संबंधित है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। फिंडले सिराज साहब जो है वो लोक व्यय से संबंधित है। लर्नर साहब जो है वो संघीय वित्त से है और इसी संघीय वित्त को बाद में सुधारा किसने? भार्गव साहब ने कार्यात्मक वित्त के रूप में। तो जितने लोग, एक सेकेंड ठीक है, एक सेकंड गलत हो गया। ये जो भार्गव साहब है ये संघीय वित्त से संबंधित है, लर्नर साहब कार्यात्मक वित्त से हैं। और कार्यात्मक वित्त को संभालने का कार्यात्मक वित्त में सुधार करने का श्रेय किसको जाता है? वो भगवती चंद्र जी को जाता है और उन्होंने कार्यशील वित्त की बात की थी। तो संघीय वित्त की बात तो हमारे भार्गव साहब बोलते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग दोस्तों आगे मूव करेंगे कि व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया? व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल ठीक है, व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं या ए बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। और इजी सी बात है कि अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया था? हेयक साहब ने दिया था। और हेयक साहब ने, अगर जो आसान भाषा में एक लाइन में कहना हो तो आप क्या कहेंगे कि हेयक साहब ने ये कहा कि जब बैंक की साख में परिवर्तन होता है ना, तो बैंक की साख में परिवर्तन होने के कारण मौद्रिक प्रणाली पे कोई असर नहीं पड़ता है। मौद्रिक प्रणाली पर कोई असर देखने को नहीं मिलता है। मौद्रिक प्रणाली पे कोई असर देखने को नहीं मिलता है। बैंक साख में परिवर्तन से उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन देखने को मिलता है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी सर बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत जो दिया था वो हेयक साहब ने दिया था। और हेयक साहब ने कहा था कि अगर जो बैंक साख में परिवर्तन होता है तो इससे बैंक साख में परिवर्तन होने से मौद्रिक प्रणाली पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उत्पादन प्रणाली पे असर पड़ेगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से व्यापार चक्र की किस अवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जाता है? ठीक है, व्यापार चक्र आप एक बार नहीं, आप तो अनेकों बार ये ग्राफ पढ़े ही होंगे। ठीक है, अनेकों बार ये ग्राफ पढ़े होंगे। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ है भैया? यहाँ पे होता है विस्तार। ठीक है, विस्तार के बाद क्या आता है? शिखर आता है। शिखर के बाद फिर सुस्ती आती है। फिर क्या होता है? मंदी स्टार्ट हो जाता है। फिर से क्या लगता है? समृद्धि आने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है विस्तार। यहाँ पे क्या होता है? विस्तार। ये शिखर की अवस्था में पहुंच जाने के बाद फिर यहाँ पे क्या आने लगती है? मंदी आने लगती है। ठीक है, फिर नीचे क्या होता है? फिर से नीचे क्या आता है? गर्त की स्थिति आ जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है? पुनरुत्थान होने लगता है। उत्थान होने लगता है और फिर अंत में, फिर बाद में चल के क्या होता है? ये स्थिति समृद्धि की आती है। समृद्धि की आती है। तो ये अवस्था क्या होता है? एक क्रम से चलता रहता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? समृद्धि बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अरे सर क्यों गलत कर रहे हैं? ये समृद्धि ही तो होता है ना। विस्तार होता है, फिर शिखर आता है, फिर मंदी आती है, फिर नीचे हम गर्त में जाते हैं, फिर हमारा पुनरुत्थान होता है और फिर हम समृद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में समृद्धि होगा ना, समृद्धि पे तो ही पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होने वाली है ना। तो जितने लोग भी सर यहाँ पे सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक होगा। व्यापार चक्र की अवधारणा किसने दिया था? किस अर्थशास्त्री ने दिया था? कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिएगा।
मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा। जिन लोगों को पता नहीं होगा वो लोग आपके कमेंट को पढ़ लेंगे। व्यापार चक्र की अवधारणा जो है वो किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे नहीं, सबको बता दीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। कुछ तो बताते भी नहीं है, कहते हैं सर कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऑलरेडी आप इतने प्रश्न कराते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे इकोनॉमिक्स के पंडित बन करके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। क्या उत्तर आएगा भाई? अच्छा, कभी कभी जब नए लड़के आते हैं ना तो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। एक लड़की ने मुझे फोन किया, कहा कि सर आपके चैनल पे इतने सारे लोग हैं, इतना सारा कमेंट आता है, और मैं कुछ लोगों को देखती हूँ कि वो पूरे के पूरे प्रश्नों का उत्तर ठीक करते हैं, तो इतना कंपटीशन में कैसे काम चलेगा? तो हमने कहा कि फिर आपको भी उतना ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा जितना स्ट्रांग वो लोग बने हैं। वो लोग पिछले 2-4 महीने से, 6 महीने से या साल भर से लगातार 7 बजे से क्लास कर रहे हैं। आप भी 2-4 महीने, 6 महीने क्लास कर लीजिए, आप भी उनके अनुसार हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर है रे भाई? सी सभी लोग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर क्या ठीक है? सभी लोग सी बोल रहे हैं। और कोई? सी के अलावा कोई और है? कोई नहीं है। एक दो लोग डी भी बोल रहे हैं, एक दो लोग डी भी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग गलत बोल रहे हैं, सभी लोग गलत बोल रहे हैं। इसीलिए गलत बोल रहे हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पढ़े हैं। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक बोलेंगे। एक ही लोग ठीक बोल रहे हैं, एक लोग ही केवल ठीक बोल रहे हैं और सभी लोग गलत बोल रहे हैं, है ना। तो जितने लोग भी ये बोलेंगे ठीक बोलेंगे कि काला अवधि अनुसार निवेश निवेश व्यय की दर निम्नलिखित की अधोमुखी ढलान की प्रवणता पर निर्भर करती है। तो निवेश अनुसूची की सीमांत दक्षता के आधार पे, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। और देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि सर कुछ जगहों पे कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। कॉन्सेप्ट पढ़िए। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इस 100 क्वेश्चन में अगर जो केवल ठीक से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो 60 क्वेश्चन तो बड़े आराम से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके कर सकते हैं। लेकिन असली जो खेल होता है वो यहाँ पे होता है 40 क्वेश्चन का। इस 40 क्वेश्चन में आपको अच्छी प्रैक्टिस, अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए और अच्छे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। और यही 40 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन देगा, यहीं पे आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो 60 प्रश्न है इसको बहुत सारे लोग कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे फंसते हैं। तो इस बात को सुधार लेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ठीक तरीके से प्रैक्टिस करके, तो फिर आप नहीं फंसेंगे। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस शास्त्रीय के अनुसार वेतन किसके बराबर होते हैं? बिल्कुल ठीक है सर। आप कहेंगे सर जी ये जितने भी सी बोल रहे हैं ना, मैं क्या बताऊं आपको, ये जितने भी सी बोल रहे हैं क्या सोच के सी बोल रहे हैं, क्यों सी बोल रहे हैं? ये परंपरागत अर्थशास्त्री ये कहे थे, परंपरागत अर्थशास्त्री कहे थे। अरे भाई, ये तो वो प्रश्न हो गया ना कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक जो श्रमिक की वेतन होती है उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। तो यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहा है, बताइए। ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर, सभी लोग सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग सी बोल रहे हैं। यार क्यों मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए यार, इजी सी बात है। जो शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे इन लोगों ने ये कहा कि देखिए आप मजदूरों को इतना वेतन दीजिए कि वो कम से कम अपने जीवन को निर्वहन कर सके, अपने जीवन का निर्वहन कर सके। जीवन का निर्वहन करने का मतलब क्या है कि वो मजदूरी से भोजन जुटा पाए, वो मजदूरी से कपड़े पहन पाए, ठीक है, कपड़े पहन पाए, वो मजदूरी से मकान की व्यवस्था कर पाए, ठीक है। उनको लग्जरी वस्तु ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन उनको भोजन, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए।
आप कम से कम इतनी मजदूरी एक श्रमिक को दीजिए। तो इजी सी बात है सर, ये तो जो आप सी कर रहे हैं ये तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण होता है तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के आधार पर उनको मजदूरी दी जाती है। ये भैया हमारे शास्त्री अर्थशास्त्री जो थे वो कहते कि भैया एक मजदूर को उतनी मजदूरी दीजिए कि वो अपने लाइफ स्टाइल को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। अगला प्रश्न सर ये रहा, आसान सा प्रश्न है, बता दीजिएगा। अब आप इस प्रश्न में सोचेंगे सर जी कौन सा उत्तर करें, दो उत्तर मुझे मालूम है लेकिन कौन सा उत्तर हम करें। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? ठीक है, चलिए। तो अब नया आयोग बनेगा, है ना? तो उम्मीद है कि जब नया आयोग बनेगा तो क्या किया जाएगा? नया आयोग जब बनेगा तो उम्मीद है कि उत्तर बदलेगा। तो सही उत्तर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि केंद्र साहब ने कहा कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कब होगी। जो लोग डी बोल रहे हैं वो ये मत समझिए कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जो डी बोल रहे हैं वो सब गलत बोल रहे हैं। डी जितने लोग भी बोल रहे हैं वो बहुत गलत बोल रहे हैं। डी तब हो जाता है जब ये प्रश्न में कहता कि सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग, सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग, संसाधनों का पूर्ण उपयोग। बहुत लोग डी बोल के सोच रहे हैं हम बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए मतलब हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का अगर जो ठीक तरीके से प्रयोग किया जाए मतलब उसका भरपूर इस्तेमाल हम लोग कर पाए, भौतिक और प्राकृतिक संसाधन दोनों का, तब जाकर के अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो सकती है, जो कि इकोनॉमिक्स के अनुसार क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अनुसार राइट आंसर जो होगा वो यही होगा कि किन साहब ये बोलते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है वो तभी हो सकती है जब उस देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए। दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में अभी तक पीजीटी में माना गया है वो श्रम के पूर्ण रोजगार को माना गया है। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ये वाला मिलेगा कि सभी संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पीजीटी की बात करें यानी माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की बात करें तो उन्होंने अभी तक उत्तर नंबर ए माना है। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि अब जो आपका अगर जो प्रश्न ये पूछा जाएगा तो आप ध्यान में रखिएगा कि केन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का मतलब ये है कि जो अर्थव्यवस्था में अर्थात जो देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके हम उत्पादन का स्तर बढ़ाएं। तो ऑप्शन नंबर ये वाला ई वाला ज्यादा ठीक होगा और अदरवाइज ए अगर जो आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो आगे से आपको यही करना है, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए, थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे, कोई भी प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जितना बोल रहा हूं जिस क्रम में बोल रहा हूं अगर जो ठीक तरीके से इन सारे क्रम को आप फॉलो करते हैं ना तो कहीं से भी इधर उधर से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार एप्लीकेशन पे पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स की समस्या बहुत होती है इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ, या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक भाषा में आपको कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो नोट्स को भी समय समय पर पढ़िए, कम से कम 1 घंटे 30 मिनट आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, 30 मिनट से 40 मिनट आप नोट्स को पढ़िए। फिर आपको वहां पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, तो टेस्ट जब दीजिए तो टेस्ट दीजिए, सप्ताह में 1-2 बार जरूर दीजिए। तो ये देखिए कि जब आप 100 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। अब फिर क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार से गलत हो रहे हैं या भारतीय अर्थव्यवस्था से गलत हो रहे हैं या मुद्रा एवं बैंकिंग से गलत हो रहे हैं?
फिर जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़िए, जो कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट्स पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए और फिर अगला टेस्ट दे करके उसमें सुधार करिए। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दे रहा हूँ, ताकि आप देखें कि आपकी तैयारी आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और आपका मैं करंट भी कवर करा दूंगा। भैया इतने माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से प्रश्न आएगा, सब कुछ कवर होने वाला है, कहीं भी कुछ छूटने वाला नहीं है दोस्तों। तो हमारी और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। इट मींस एक बार कोर्स परचेज कर सकते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आप हमारे साथ, मतलब आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आप हमारे साथ उपलब्ध होंगे। जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऐड कर दिया जाएगा। सॉरी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की अलग कक्षाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश स्टेट का जो मेंस एग्जाम है उसके लिए अलग कक्षाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश सेट के लिए अलग कक्षाएं चल रही हैं। झारखंड टीजीटी पीजीटी की क्लास चल रही है। झारखंड पीजीटी का भी नया बैच प्रारंभ ही हुआ है, क्योंकि 80 दिन अभी भी आपके सामने है, तो आप जरूर झारखंड पीजीटी का बैच ज्वाइन करके पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के अलग अलग बैचेज चल रही हैं। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट एडमिशन लेना अगर जो चाहते हैं तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस 2000 रुपए है। आपको सिंपली दोस्तों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। सेम नंबर, वही नंबर नीचे भी आ रहा है, एक ही नंबर है। आप इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस जमा करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी अगर जो करनी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बस इत्मीनान से दोस्तों आप पढ़िए, जितनी चीजें मेरे द्वारा करवाई जा रही हैं इत्मीनान से, क्रम से पढ़िए, सब कुछ कवर होने वाला है। बहुत सारे लोग को लगता है कि यार 2000 रुपये मेरा चला जाएगा। अरे भाई, जिंदगी से बड़ी 2000 रुपये नहीं ना है। जब नौकरी मिल जाएगी तो 70,000 रुपये आप सैलरी कमाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लगता है 2000 रुपये खर्च हो जाएगा। अरे भैया, इन्वेस्ट वहां करना चाहिए जहां से रिजल्ट प्राप्त हो, आउटकम प्राप्त हो, आपको कुछ मिले। आप ये क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप निवेश कर रहे हैं। निवेश करिए, आपको आय जरूर प्राप्त होगी। ये इकोनॉमिक्स का क्या बोलता है, रूल बोलता है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी तरह से आप ठीक तरीके से चीजों को, कोर चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, इधर उधर की चीजें पढ़ रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी आप असफल हो जा रहे हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि बस आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे जुड़े रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपके थोड़ा सा कमेंट को भी देख लेता हूं, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विकास कुमार मिश्रा जी, तस्नीम खान जी, रेनू जी, अफजल हसन जी, अक्षय जी, सीमा माथुर जी, निरुपमा सिंह जी, लाल बहादुर जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, विकास कुमार मिश्रा जी, सुनीता तिवारी जी, नैना यादव जी, सुमन शर्मा जी, जावेद अख्तर जी, सुंदरी कुमारी जी, सचिन वर्मा जी, बबीता त्यागी जी, अशोक सिंह जी, ठीक है, रीता कश्यप जी, अफसाना सिद्दीकी जी, रागनी सिंह जी, वैभव सिंह जी, बबीता जी, सुरेंद्र सिंह जी, बृष्टि जी, प्रद्युम्न जी, अफसाना सिद्दीकी जी, ठीक है, ललिता साक्य जी, रेणुका जी, प्रभा कुमारी जी, मौसम कुमारी जी, शांति जी, अनीस जी, सचिन वर्मा जी, दीपक कुमार यादव जी, ठीक है, उर्मिला कुमारी जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और शैलेश राज जी पूछ रहे सर कितनी फीस है। फीस केवल और केवल 2000 रुपए है यूपी पीजीटी के, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।